नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नदी की जो दक्षिण भारत के 3 राज्यों में बहती है। बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है दक्षिण भारत के जल स्रोतों के लिए, परंतु वहां चल रहे औद्योगिक कारखानों, मूलतः चमड़े के कारण से, चमड़े के जो उद्योग लगे हैं, चमड़े के जो कारखाने लगे हैं, उसके कारण से इसका जल इतना प्रदूषित हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि इसे देखते नहीं देखा जा रहा है। इस नदी का नाम आपने देख ही लिया होगा, इसका नाम है पलार रिवर। वैसे ये नदी इतनी गंदी हो चुकी है कि पीना तो छोड़िए, यहां जीव जंतुओं के जीवित रहने में भी बहुत बाधाएं आ रही है। और ये जो घटना हुई है, इसका प्रमुख कारण है चमड़े के कारखाने, चमड़े के प्रसंस्कृत करने वाले कारखाने जो यहाँ लगे हुए हैं। तो चलिए आज इस पूरे वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार ये क्या होते हैं, चमड़े के कारखाने का क्या इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कौन कौन से राज्यों में बहती है, कितनी लंबी है, आखिरकार गिरती कहाँ है, और यदि निबंधात्मक आधार पर देखें तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, किस आधार पर लिखा जाना चाहिए इस क्वेश्चन के उत्तर को। चलिए बात करते हैं। तो बात वही है कि क्यों हम इस नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो वेल्लोर जिला है, यहां पर बहने वाली जो पलार नदी है और इसमें लगे हुए जो चमड़े के कारखानों द्वारा बिना किसी उपचार के जो अपशिष्टों को अनियंत्रित रूप में डाला जा रहा है, इसी का फैसला सुनाया है। और अब ये नदी बहुत हाईलाइटेड हो चुकी है। विषय यही है कि नेल्लोर जो फोरम वर्सेस भारत संघ का मुद्दा है, यह मुद्दा फिर से हमारे सामने गर्माता नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आंकड़े दिए हैं वो प्रदूषण के आधार पर दिए हैं कि भैया इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए, इसे तुरंत प्रभावी ढंग से बंद किया जाए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल किसानों को हो रहा है बल्कि अस्थायी निवासियों के लिए ये नदी बहुत बड़ा जल का स्रोत मानी जाती है। कहां लगे हैं ये कारखाने? तो ये कारखाने तमिलनाडु में लगे हुए हैं और पलार नदी को ये लगातार क्या कर रहे हैं, ये नदी को प्रदूषित करते नजर आते हैं। चमड़ा है तो प्रदूषण तो होगा, चूंकि उसे साफ करना है, शुद्ध करना है, तो उसके लिए जो वाटर का यूज किया जाता है वो यही पलार रिवर का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पलार नदी है, ये वहां पर उपस्थित 30 कस्बों और 50 गांवों के लिए पीने के पानी का स्रोत है। अब सोचिए, वो गंदा पानी जब पिएंगे तो उनके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ने वाला है। और भारत में जो कारखाने हैं, वो पूरे भारत के कारखानों का लगभग 45% तमिलनाडु में ही उपस्थित नजर आता है। यहाँ उनका प्रसंस्करण किया जाता है, वहां लगभग बहुत बड़ी मात्रा में रसायनों का उपयोग किया जाता है और वो रसायन डायरेक्टली इन नदियों में छोड़े जाते हैं। जबकि आपको पता है कि दक्षिण भारत में पीने योग्य पानी की वैसी कमी है, और पीने के पानी की कमी होने के बावजूद यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसे सोचनीय विषय जरूर बन जाता है। इसके अलावा चमड़ा जो उद्योग लगे हैं, एक बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्ट पानी डालते हैं, और पर्यावरणीय अनेक रिपोर्टें भी ऐसे शामिल सामने आई हैं जिसमें किसी भी प्रकार के उपचार किए जाने का, ट्रीटमेंट किए जाने का पानी का कोई उल्लेख वहां दिखाई नहीं देता है। और ये जो हो रहा है वो बेसिकली कहां हो रहा है? तो ये वेल्लोर जिले में ये घटनाएं प्रमुख रूप से हो रही है, जहां पर जानवर की जो खाल है, चमड़ा है, उसे हटाने का, उसे चमड़ा बनाने के लिए, खालों को चमड़ा बनाने के लिए परिवर्तित किया जाता है। तो ये है पलार नदी, जिसके बारे में देखते हैं। तो पलार नदी कहां बहती है? तो ये साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसके जो कारखाने हैं, यहां कारखाने डायरेक्ट क्या करते हैं, ये डायरेक्ट उसमें मिल जाते हैं पानी में जाकर। इसके अलावा इस नदी को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? पलागू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दूध की नदी, शुद्ध नदी, शुद्धतम नदी। और ये जो पलार बेसिन है, ये कहां पर उपस्थित है? तो ये उपस्थित है पेन्नार और कावेरी नदी के बीच में। तो यदि प्रीलिम में आ जाए तो ये बनना चाहिए कि किसके बीच में स्थित है? तो पेन्नार और कावेरी बेसिन के बीच में ये उपस्थित नजर आता है। आखिरकार निकलती कहां से? इस नदी का उद्गम आखिरकार कहां से होता है? तो इस नदी का उद्गम नंदी पहाड़ी, है ना, चिकबल्लारपुर जिले कर्नाटक से बेसिकली इस नदी का उद्गम होता है। फिर कहां जाती है? तो कर्नाटक से सबसे पहले पहुंचती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ये नदी तमिलनाडु में होते हुए डायरेक्ट फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
यदि लंबाई देखें तो बहुत अधिक लंबी नहीं है, जिस हिसाब से 3 राज्यों में बहती है, पर इसकी लंबाई लगभग में आप याद कर लीजिएगा कि इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर नजर आती है। यदि इस नदी के बारे में हम राज्यवार विस्तार की बात करें तो कर्नाटक में लगभग 93 किलोमीटर बहती है, आंध्र प्रदेश में लगभग 33 किलोमीटर बहती है, तमिलनाडु में 222 किलोमीटर का प्रवाह, अर्थात तमिलनाडु में वेल्लोर से कांचीपुरम जिले के बीच में इसका प्रवाह ज्यादा है। और यही कारण है कि ये नदी जो तमिलनाडु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है पोन्नई और चेयार। तो पोन्नई और चेयार इसकी सहायक नदियां दिखाई देती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होती हैं। कोलार और बंगारूपेट जो मंगलम टैंक बनाती हैं, और कोलार गोल्ड फील्ड को जो पानी मिलता है वो पानी इसी नदी का मिलता है, जिस नदी का नाम है पलार। तो कोलार और पलार दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इनकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, जिसका पहली है पुन्नी नदी, बाएं तट से मिलती है। इसका उद्गम भी चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश से होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रवाह नीचे की ओर जाता है अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई ये नदी नजर आती है। यदि संगम की बात करें तो ये नदी बालजापेट के निकट जाकर पलार नदी में मिल जाती है, और जब ये नदी मिल जाती है तो और अधिक जल की इसमें प्राप्ति होती है और ये इसे और महत्वपूर्ण बनाती नजर आती है। इसके किनारे पर वेदपुरीश्वर मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है यहां पर दिखाई देता है, और ये बहुत बड़ा एक धार्मिक केंद्र भी है। फिर आते हैं दाएं तट से मिलती है चेयार नदी। चेयार नदी का उद्गम देखें तो इसका उद्गम जवादू हिल से होता है, जो कहां पर है, तमिलनाडु में दिखाई देती है। ये नदी उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है, जबकि वो नदी दक्षिण पूर्व की दिशा में बढ़ रही थी। और इसके अलावा है ना, तिरुमुक्कुडुलम के पास जाकर ये किसमें मिल जाती है, पलार नदी में मिल जाती है। अर्थात पलार नदी का 1/4 भाग यदि देखें तो 1/4 1/4 पार्ट में योगदान इन दो सहायक नदियों का ही हमें नजर आता है। अब ये नदी 3 प्रमुख टैंक या जलाशय जल क्षेत्रों का निर्माण भी करती है, जहां पानी को इकट्ठा किया जाता है। इनमें पहला है वेथा मंगल टैंक। जी हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम है वेथा मंगल टैंक। कहां पर है? तो कर्नाटक में जो ये पलार नदी है, इसका ये प्रमुख जलाशय दिखाई देता है, जिसका उपयोग कौन करता है? तो केजीएफ रॉकी भाई वाला कोलार गोल्ड फील्ड और यहां पर अर्थ मूव लिमिटेड के लिए, जो भारत अर्थ मूव लिमिटेड है, वह इसका पानी का उपयोग करता है। इसका नाम है वेथा मंगल टैंक। दूसरा है राम सागर टैंक। अब ये राम सागर टैंक क्या है? तो ये भी कर्नाटक में पलार नदी पर बनाया गया है, क्योंकि कर्नाटक में सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और पीने के पानी के लिए इसी जलाशय का उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु में भी इस पे बहुत सारे काम किए गए ताकि यहां पर कृषिगत कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये हो जाती हैं सहायक नदियां। अब देखते हैं कि यदि डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि चमड़े के कारखाने से निकले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदे पदार्थ है, इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, किसी भी नदी पर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो पर्यावरणीय प्रभावों को देखें तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? तो सबसे पहले दिखाई देता है हमें जल प्रदूषण। तो भाई कोई भी जल हो, यदि उसमें गंदे अपशिष्ट पदार्थों को मिलाओगे तो उसमें सल्फेट की मात्रा, उसमें क्रोमियम की मात्रा, उसमें क्लोराइड की मात्रा बढ़ेगी, जो हमारे शरीर के लिए बड़ी हानिकारक होती है। न केवल हमारे लिए हानिकारक है, अपितु जो नदी है, तालाब है, झील है, उस पानी को भी ये नष्ट कर देती है, उन्हें बहुत गंदा कर देती है। दूसरा है मृदा प्रदूषण। अब भाई सीधी सी बात है, जब नदी का जल किसी मिट्टी में पहुंचेगा तो रासायनिक अवशिष्ट जो हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और यदि मिट्टी में मिल गया तो उसका न केवल उत्पादन घटेगा बल्कि उसमें अनेक प्रकार के नकारात्मक तत्व मिलेंगे। जैसे 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 पंजाब में बड़ी मात्रा में गेहूं उगता है, वहां पर सेलेनियम, उस गेहूं में सेलेनियम की मात्रा 600 गुना ज्यादा थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि महाराष्ट्र के जो बुल्ढाना जिला है, लोनार है, वहां पर 30 पूरे के पूरे 30 परिवार के लगभग 300 लोग रातों रात गंजे हो गए, एक बाल भी नहीं बचा। सेलेनियम की मात्रा 600 गुना बढ़ गई थी। और यह दिखता किसके कारण है? तो यही वो प्रभाव है जो मृदा प्रदूषण के कारण बनता है। अब आता है वायु प्रदूषण। भाई सीधी सी बात है, यदि प्रदूषण करोगे, चमड़ा
यदि साफ करोगे तो उसके गंदे रसायन तो निकलेंगे ना, और गंदे रसायन निकलेंगे तो वो वायु में मिलेंगे, वायु में मिलेंगे तो बादल के साथ मिलकर वर्षा जब होगी तो ये पुनः धरती पर आएंगे, फिर से प्रदूषण करेंगे। अर्थात स्थानीय गुणवत्ता को तो नुकसान पहुंचाते, फेफड़े को नुकसान पहुंचाते, श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, और यदि भोजन के साथ शरीर में चले गए तो आंतरिक अंगों को भी ये नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अगला देखते हैं, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर प्रभाव क्या देखा जाता है। तो भैया यदि पानी गंदा होगा तो मछली मरेंगी, मछली के अलावा पेड़ पौधे सभी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो पानी पियोगे आप पे भी पड़ेगा, जलीय परिस्थिति पर भी पड़ेगा, और स्थलीय परिस्थिति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर क्या होगा। तो भैया पीने वाला पानी पियोगे तो जल जनित बीमारियां होंगी, जितने होंगे, टाइफाइड है, डायरिया है, मलेरिया, टाइफाइड है, डायरिया है, हैजा है, ये सब चीजें ज्यादा होंगी। इस गंदे पानी का उपयोग करोगे तो स्किन और श्वास संबंधी बीमारियां होंगी, त्वचा जो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वही चीज जलन, खाज, खुजली, दाद जैसी समस्याएं ये पैदा हो सकती हैं। पानी में घुलेंगे तो अलग अलग तरह की समस्याएं होंगी, सांस से जाएंगे तो अस्थमा की समस्या होंगी, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि भैया कैंसर हो सकता है, किडनी रोग हो सकता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है, कोई ना कोई तरह से आंखों में जलन हो सकती है, आंखों में दिखना कम हो सकता है। ये सभी चीजें यदि हो सकती हैं तो इसी के कारण हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्धारित कहानी कही गई, दिशा निर्देश क्या दिए गए, तो भैया कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पलार नदी लगभग 30 शहरों या 30 कस्बों और 50 गांवों के लिए पेयजल का स्रोत है, इसे बचाओ। इसके अलावा जो अनुपचारित जो चीजें मिला रहे हो वो इस पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसे सुधारना होगा। इसके अलावा पीने योग्य पानी की उपलब्धता का संकट हो रहा है, इसे सुधारो। केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय अधिनियम जो 1986 इसकी धारा 33 के तहत प्राधिकरण गठित करने की बात कही कि भैया सुधारो, चेक करो, डेटा चाहिए, और चाहिए बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ चाहिए। पारिस्थितिकी की रोकथाम और मुआवजा के लिए प्राधिकरण भी बनाने को कहा कि भैया कितने लोग को नुकसान हुआ, उन्हें नुकसान की भरपाई करो। इसके अलावा सरकार ने क्या किया है, 4 सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्त जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाओ और उसका गठन करके इसके बारे में पूरी डिटेल विस्तृत जानकारी चाहिए। और कौन कौन इसमें शामिल है, कौन है ऐसे लोग जिन्होंने इतने लोगों को पीने के पानी मुहैया कराने में कठिनाई पैदा की है, उन पीड़ितों को मुआवजा दो, और किन्होंने किया है उसको उत्तरदायी डिटेल चाहिए। राज्य सरकार से भी कहा है कि भैया आप भी अपने सुझाव दो, कैसे करके इस पलार नदी का पुनरुद्धार हो सकता है, उसके लिए जानकारी चाहिए। और चमड़े के जो शोधन कारखाने उनकी जांच करो, नियमित जांच करो कि पानी जा कहां रहा है इनका, और किस प्रकार से इसे सुधारा जा सकता है, ताकि न केवल मानवों के लिए अपितु पूरे पर्यावरण के लिए कैसे मानक निर्धारित किए जाएं, इसके लिए काम करना है। कहीं इससे कैंसर, किडनी, लीवर इनसे संबंधित समस्या तो नहीं हो रही है, इसकी भी जांच सुनिश्चित करो, ये बताया गया है। वैसे जो मैंने जानकारी दी है वो इस पलार नदी के बारे में आपको दी है, जो आपने देखा पेन्नार और कावेरी नदी के बीच में प्रवाहित होती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हुई नजर आती है। पर यह तो हो गया डेटा खुशियों का कि भाई अब आपके लिए डेटा तो हो गया, अब बात करते हैं खुशियों की। चूंकि होली चल रही है और होली उत्कर्ष आपके साथ, आप जिस परिवार के जुड़े उस परिवार में भी तो होली जरूरी है। उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया होली हंगामा ऑफर, जिसमें आपको एमपीपीएससी सहित उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पर मिलने वाला है अप टू 90% का ऑफ। जैसे ही आप इसे लेते हैं कोई भी कोर्स को, तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, स्क्रैच करके देखिए, हो सकता है आप 100% कैशबैक पा लें, तुरंत आपको अकाउंट में 6-7 दिनों के अंदर मिल जाएगा। और यदि आप पुराने किसी भी तरह से हमसे कनेक्ट रहे उत्कर्ष ऐप में, तो आपको मिलने वाला है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यदि आप कूपन कोड होली को अप्लाई करते हैं। पर याद रखिए ये ऑफर केवल 22 मार्च तक है, तो अवेल जरूर कीजिएगा, पर 22 तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या केवल कोर्सेज पर है? तो नहीं, उत्कर्ष में जो ऐप है इसमें एक बुकशाला एक ऑप्शन है, वहां जाइए और जितनी बुकें आपको दिख रही, जितनी भी बुकें दिख रही उसमें अप टू 90% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और ये डिस्काउंट होली हंगामा ऑफर के तहत मिल रहा है और 9 तारीख से 22 मार्च तक का ये ऑफर है। बाद का इंतजार ना करें, हो सकता है आप जिस बुक को चाहते हैं वही बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो पहले पाएं, ये ऑफर से काम कीजिएगा। और यदि आप अभी एमबीबीएससी मेंस 2025 दे रहे हैं
और आप चाहते हैं कि आपके लिए एक माइलस्टोन, आपकी सफलता में सूचक साबित हो, एक टेस्ट सीरीज, तो उस टेस्ट सीरीज का नाम है शब्दांकन 1.0, जो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग अवेलेबल है। इसमें लगभग 40 टेस्टों की बात कही जानी है, यूनिट वाइज 16 टेस्ट, पार्ट वाइज भी 16 टेस्ट, पूरे कंप्लीट एफएलटी लगभग 8। आपकी रैंकिंग होगी, जो बहुत सारे विद्यार्थी जो कल अधिकारी बनेंगे ना, वो आज भावी अधिकारी बनकर इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस टेस्ट को भाग ले रहे हैं, तो आप भी जरूर लीजिए। और ऑफर के तहत मात्र 2000 रुपए में आपको ये मिलने वाला है। पर याद रखिएगा 9 से 22 मार्च तक ये होली हंगामा ऑफर है, तो देर ना करें, आज ही इसे एनरोल करें। और फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले फिर से एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, सेफ होली खेलें, और अगले बार अधिकारी बनकर ये होली, ये दिवालियों को एमपीपीएससी में सिलेक्ट होकर अधिकारी बनकर बंगले में मनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।